ऐसी तारीखी इमारतें जो आपके ज़हन दिल पर नक्श हो जाएं, माजी की हसीन यादें जो दर्द बनकर आपकी नजर में बस जाएं। सारे जहां में धूम ऐसी ही तारीखी इमारतों से रोशनास कराने की काविश है। मैं मनिल हाजिर हूं एक और तारीखी इमारत के साथ। आज हैं हम दिल्ली के तारीखी शहर तुगलकाबाद में। दिल्ली की तारीख में जब कभी झांक कर देखेंगे तो न जाने माजी की कितनी यादें दिल में टीस पहुंचाएंगे। दरो दीवार पर गुजरे जमाने की रंगीनियां, आबादियां और न जाने कितने किस्से नक्श मिलेंगे। जब कभी सूरज की रोशनी इन खंडरों पर पड़ती है तो यादों के झरोखे रोशन हो जाते हैं। दिल्ली शायद इसीलिए इतनी हसीन और दिलकश है। हर अहद में दिल्ली सजी लुटी, लेकिन हर बार पहले से कहीं ज्यादा दिलकश नजर आई। शायद दिल्ली इसी वजह से हिंदुस्तान का दिल है। दिल्ली के जुनूब में बसा ये शहर तुगलकाबाद दिल्ली में बसाया गया तीसरा शहर है, जिसकी बुनियाद 1321 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। दूसरी तारीखी इमारतों की तरह तुगलकाबाद भी महफूज न रह सका, लेकिन इसके मखदूश दरो दीवार, खंडरात और बाकियात इसके हसीन माजी के शाहिद हैं। हर पत्थर पर अपने वक्त की तारीख नक्श है, जिसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये शहर काफी करीने से बसाया गया था। ऊंची इमारतें, सड़कें, रिहाइशगाह, शाही महल, बाजार, तालीमी इदारे, सब कुछ मौजूद था इस मुकम्मल शहर में। यह शहर निहायत ही तरतीब से बसाया गया था। दिल्ली के ज्यादातर शहर जमुना नदी के साहिली इलाके में बसाए गए थे, लेकिन इसके बरक्स तुगलकाबाद को पहाड़ों पर बसाया गया था। माहिरीन और मुअर्रिखीन का मानना है कि यहां पाइपलाइन बिछाकर पानी लाया गया हो। वहीं कुछ माहिरीन का ख्याल है कि गालिबन जमुना उस जमाने में शायद करीब से गुजरती होगी। बहरहाल हकीकत जो भी हो, लेकिन यह शहर एक मुकम्मल और खूबसूरत शहर कहलाने का हामिल था। यह शहर जितना दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प है इसके तामीर की कहानी। 13वीं सदी में दिल्ली पर खिलजी खानदान की हुकूमत हुआ करती थी। खिलजी के दरबार में उनके एक वफादार सिपाही गाजी मलिक हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक बार गाजी मलिक ने इस पहाड़ पर शहर बसाने का मशवरा दिया था, लेकिन खिलजी ने इस बात को मजाक में टाल दिया और कहा कि जब तुम बादशाह बनो तो किला बनवा लेना। लेकिन ना तो खिलजी को और ना ही गाजी मलिक को इस बात का अंदाजा था कि यह बात एक दिन हकीकत में बदल जाएगी, और हुआ भी वही। इस पहाड़ पर न सिर्फ किला बल्कि पूरा शहर आबाद हो गया।
खिलजी की हुकूमत दिल्ली पर कायम न रह सकी और 1320 ईस्वी में खुसरो खां ने खिलजी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन गाजी मुल्क ने खुसरो खां के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली फतह कर ली। खिलजी का कत्ल हो चुका था, लिहाजा दिल्ली पर अब गाजी मुल्क की हुकूमत थी। उसने अपना नया नाम रखा, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली पर अब तुगलक की हुकूमत हो चुकी थी। यहीं से शुरुआत हुई तुगलक खानदान की। तुगलक की राजधानी बनी तुगलकाबाद, जो खिलजी के बसाए शहर सीरी से थोड़ी ही दूरी पर थी। जो तुगलकाबाद का फोर्ट तुगलक डिनेस्टी ने बनाया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उस ज़माने में मंगोल्स का अटैक हो रहा था हिंदुस्तान में। उससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से जंग लड़ी थी सीरी में, लेकिन उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली इन्वेजन जारी रहा। खिलजी पीरियड में ये बात साफ़ हो गई कि पुराने शहर का यानी कुतुब मेहरौली का फोर्टिफिकेशन अच्छा नहीं और ये होल्ड नहीं कर सकता। जब मंगोल हमला करते थे तो आसपास के लोग, गांव के और नदी पार के लोग आकर के यहाँ पनाह लेते थे और उस शहर में ऐसा प्रोटेक्शन नहीं था जो उन्हें मिल सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद तुगलक ने खुसूसन तुगलकाबाद शहर और जहाँ पनाह दोनों बनवाए। तुगलकाबाद की ख़ास बात ये थी कि वो बहुत ही रोबस्ट था और उसकी फसील और उसके बास्टियंस बहुत ज़्यादा मज़बूत और स्टर्डी थे, और उसको देख के ये साफ लगता है कि ये किला डिफेंस के लिए बना है, ना कि इस तरह से जैसे दूसरे किले बनाए गए हैं। तो ये कैरेक्टर उसका कहीं नहीं दिखाई देता है किसी किले में, चाहे वो किला मोहल्ला हो, रेड फोर्ट हो या दूसरे किले हों। उसमें इतना स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन नहीं दिखाई देता है जितना तुगलकाबाद फोर्ट में। सन 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की कमान संभाली और महज 4 साल में यह आलीशान और वसी किला बनवाया। सन 1324 ईस्वी में तुगलकाबाद का यह किला बनकर तैयार हुआ। 7.5 किलोमीटर के अहाते में फैला है यह किला। यह किला जितना तारीखी है उसके पीछे उतनी ही दिलचस्प कहानी भी है। किला तामीर तो हो गया, लेकिन ज्यादा दिनों तक आबाद न रह सका और इसके उजड़ने के पीछे एक वाकया काफी मारूफ है। कहा जाता है कि जब इस किले की तामीर का काम चल रहा था, उन्हीं दिनों दिल्ली के मशहूर व मारूफ सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया एक बावली की तामीर करवा रहे थे। उन दिनों मजदूरों की किल्लत थी, लिहाजा गयासुद्दीन तुगलक ने फरमान जारी किया कि तमाम मजदूर सिर्फ किले की तामीर में ही काम करेंगे और कहीं ना करें। इस फरमान के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावली की तामीर रुक गई। इस बात से नाराज होकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बद्दुआ दी, या रहे उसर या बसे गुजर, यानी या तो ये वीरान रहे या फिर यहां चरवाहे आए। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद ही यह किला बहुत जल्द वीरान हो गया।
और यहाँ मवेशी चराने वालों का आना जाना शुरू हो गया। इस कहानी में कितनी सदाकत है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सच है कि यह किला बहुत जल्द वीरान हो चुका था। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का यह शुरुआती दौर था और इस दौर की इमारतों में इस्लामी फन तामीर की झलक मिलती है। चूंकि इसमें काम करने वाले ज्यादातर मेमार और मजदूर हिंदू थे, लिहाजा यह किला इस्लामी फन तामीर के साथ साथ हिंदुस्तानी फन तामीर से भी आरास्ता है। यह किला दरअसल इंडो इस्लामिक फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। हालांकि इस किले की तामीर में गयासुद्दीन तुगलक ने हिफाजत के काफी इंतजामात किए थे। उन दिनों मंगोल लुटेरों का काफी खतरा था। उनके हमले से बचने के लिए दीवारें एक तरफ झुकी हुई बनवाई गई थी ताकि लुटेरे उस पर चढ़ न सकें। दीवारों की ऊंचाई 10 से 15 मीटर ऊंची रखी गई थी और थोड़ी थोड़ी दूर पर सिपाहियों के खड़े होने के लिए जगह बनवाई गई थी। इस किले में कुल 52 दरवाजे बनवाए गए थे। हालांकि अब उनमें से महज 13 दरवाजे ही बचे हैं। यहां की जमीन नशेबो फराज है। जब किला बनवाया गया तो यहां की जमीन को बराबर नहीं किया गया। नीचे की जमीन में रियाया के रहने के लिए घर बनवाए गए, जबकि ऊपर की जमीन पर मस्जिद, मदरसे और बाजार बनवाए गए। आम रियाया के लिए यह अंदर का हिस्सा है। इस किले का सबसे बड़ा इलाका है। यहां गल्ला इकट्ठा करने के लिए 10 मीटर ऊंची गोल कोठरी भी बनवाई गई थी। ये जो वाकयात नजर आ रहे हैं विजय मंडल के हैं। यहां से सिपाही पहरेदारी किया करते थे। करीब में ही एक हवादार जगह भी है। शायद यहां बादशाह आराम फरमाया करते थे। किले की दीवार के साथ एक सुरंग भी है। यह सुरंग आदिलाबाद तक जाती थी। मौजूदा दौर में यह सुरंग बंद है और यहां जाना ममनू है। इस किले की तामीर पहाड़ पर की गई थी। तामीर में चट्टानों का इस्तेमाल हुआ था। मखसूस किस्म के पत्थरों का मलबा बनाकर तामीर की गई थी ये इमारतें।
पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल हुआ था और टाइल्स को चस्पा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया गया था। पहाड़ पर बसे होने के बायस यहां पानी का माकूल इंतजाम किया गया था। शहर के दोनों हिस्सों के बीच में यह तालाब बनवाया गया, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता था। पीने के पानी के लिए बावली भी बनवाई गई थी। यह काफी गहरी बावली थी। बाज मुअर्रिखीन का मानना है कि इस शहर के वीरान होने के पीछे पानी की किल्लत रही होगी। पीने के पानी की किल्लत यहां काफी थी। 2001 ईस्वी में इस किले पर करम फरमाइयां हुई और मरम्मत का काम शुरू हुआ। मेहरौली को बदरपुर से जोड़ने वाली इस सड़क की बाहरी दीवारों की मरम्मत हुई। इसकी पुरानी शक्ल को बरकरार रखने के लिए उसी चूने और पत्थर का इस्तेमाल किया गया जो पहले हुआ था। बाकियात में मिले पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। बावली की भी मरम्मत कराई गई, जो कभी खुश्क और सुनसान पड़ चुकी थी। जीने की सफाई हुई, जो कभी खत्म हो चुकी थी। जिस जगह तालाब हुआ करता था, वहां अंग्रेजों के जमाने में एक पुल बनवा दिया गया। 229 मीटर लंबा पुल गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे तक जाता है। अब इस पुल को मुनक़सिम कर दिया गया है। अब यह पुल मेहरौली और बदरपुर को जोड़ने वाला रास्ता बन गया है। तालाब के मरकज में आपको 5 जावियों वाली एक इमारत नजर आएगी। यह इमारत गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। इस मकबरे की ऊंचाई तकरीबन 25 मीटर है और यह दूर से दिखाई देता है। इसको देखकर कुतुब मीनार के पास बने अलाई दरवाजे का गुमान होता है। इसके निचले हिस्से में कुछ कमरों की तामीर भी करवाई गई थी। लोगों का मानना है कि इन कमरों का इस्तेमाल शाही खजाने के तौर पर किया जाता था, जबकि बाज लोगों की राय है कि यहां कैदियों को रखा जाता था। इस मकबरे की तामीर गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी जिंदगी में ही करवाई थी। लाल पत्थरों से बना एक दरवाजा है, जिससे आप इस मकबरे में दाखिल हो सकते हैं। तेरह 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक जंग लड़ने बंगाल की तरफ गए थे और वापसी में उत्तर प्रदेश में उनका कत्ल हो गया। कहा जाता है कि उनका कत्ल उनके ही बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गए। यह मकबरा तकरीबन 25 मीटर ऊंचा है और यह दूर से ही नजर आता है। इस मकबरे को देखकर कुतुब मीनार के पास बने अलाई दरवाजे का गुमान होता है। इस मकबरे के निचले हिस्से में कुछ कमरों की तामीर भी करवाई गई थी। कहा जाता है कि इन कमरों का इस्तेमाल शाही खजाने के तौर पर किया जाता था, जबकि बाज लोगों की राय है कि यहां कैदियों को रखा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के करीब ही एक और मकबरा है। ये उनके सबसे वफादार सिपहसालार जफर खान का मकबरा है। हालांकि ये मकबरा तुगलक के मकबरे से छोटा है, लेकिन इसकी तामीर में भी वही लाल पत्थर
और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक का दौर खत्म हो चुका था। उनके कत्ल के बाद उनके जानशी बने मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली की हुकूमत संभालने के बाद ही इस किले से महज 1 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने आदिलाबाद का किला बनवाया था। हालांकि इस किले के बारे में लोगों की वाकफियत कम ही है। आदिलाबाद को मोहम्मदाबाद भी कहते हैं। बादशाह ने अपना लक़ब सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह तुगलक रखा था। इसी सबब से आदिलाबाद या मोहम्मदाबाद कहते हैं। इस किले में 1000 सुतून थे। इसको किला 1000 सुतून भी कहते हैं। ये बात न जाने कितनी मुस्तनद है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दिल पर अपने वालिद के कत्ल की साजिश का बोझ हावी हो चुका था और इसी वजह से वो तुगलकाबाद में रहना नहीं चाहते थे और इसी गरज से आदिलाबाद का किला बनवाया। क्योंकि वो तुगलकाबाद में सुकून से रह नहीं पा रहे थे। आदिलाबाद के किले में तुगलकाबाद की झलक साफ देखी जा सकती है। हालांकि वुसअत के एतबार से यह तुगलकाबाद से काफी छोटा है। इसमें दाखिल होने के 2 दरवाजे हैं। आम लोगों के लिए शुमाली दरवाजा है। किले के मरकज में एक बड़ा महल नजर आता है, जहां सुल्तान अपनी रियाया से रूबरू हुआ करते थे। इसे 1000 सुतून वाला महल भी कहा जाता है, क्योंकि किसी जमाने में यहां 1000 सुतून हुआ करते थे। ये 2 मंजिला महल है। ये इतना वसी है कि इसकी बाक़ियात को देखकर यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि कभी यह इमारत बेहद वसी और पुररौनक रही होगी। यह किला बेहद आलीशान हुआ करता था और जो कोई भी एक बार देख लेता तो मरऊब हुए बिना नहीं रह सकता था। मराकश का ट्रैवलर इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान के सफर पर आया तो वो भी आदिलाबाद के इस आलीशान किले को देखकर शशदर रह गया था। उसकी किताब में भी आदिलाबाद के किले का जिक्र है। किले के अंदर 4 कुएं भी मिले हैं। इन कुओं का इस्तेमाल गालिबन गोला बारूद रखने के लिए किया जाता था, जबकि कुछ मुअर्रिखीन की राय है कि इनका इस्तेमाल गल्ला जमा करने के लिए किया जाता था, ताकि कहत साली के दौरान रियाया को परेशानी न हो। मोहम्मद बिन तुगलक को यूं तो एक काबिल सुल्तान के तौर पर देखा जाता है। वो तुर्की, अरबी, फारसी और संस्कृत जुबान के माहिर थे, लेकिन तारीख गवाह है कि वो उन सुल्तानों में थे जिनके फैसले हमेशा गलत साबित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे गलत फैसला था आदिलाबाद से अपनी राजधानी दौलताबाद मुंतकिल करने का। यह फैसला बेहद नुकसानदेह भी रहा। रास्ते में जानो माल का काफी नुकसान हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक को अपना फैसला बदलना पड़ा। 1351 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद उनके बेटे फिरोज शाह तुगलक जानशी हुए। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी आदिलाबाद से मुंतकिल कर दी और तब से ही आदिलाबाद और तुगलकाबाद के किले वीरान हैं।
सुल्तान का गलत फैसला हो या हजरत निजामुद्दीन औलिया की बद्दुआ, लेकिन ये दोनों किले वीरान ही रहे। दिल्ली के तीसरे और चौथे शहर अपने बसने और उजड़ने की गवाही खुद देते हैं। इन किलों में आकर वक्त 700 साल पीछे चला जाता है, वक्त थम जाता है। ये शहर वीरान हैं, लेकिन तारीख के औराक में महफूज हैं। सयाहों के कदम इधर भले ही कम आए, लेकिन वक्त इन शहरों को कभी फरामोश नहीं करेगा। ये शहर 700 साल की तारीख खामोशी से समेटे खड़े हैं और माजी की यादें हमें टीस पहुंचाती हैं। सारे जहां में धूम का सफर आज यहीं तक। अगले हफ्ते फिर एक इमारत के साथ, माजी की कुछ और यादों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।